हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं काफी टाइम से आप सभी का क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आज फाइनली मैं क्लास लूंगा और आप सभी का इंतजार की घड़ी समाप्त तो हुई। मैं जानता हूं कि आप सब मेरा इंतजार जरूर कर रहे होंगे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं आ चुका हूं और फिजिक्स से आपको प्यार करवाता हूं। क्या? फिजिक्स से प्यार करवाता हूं। मुझे मुझे फिजिक्स पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना। मैं फिजिक्स पढ़ता हूं तो खो जाता हूं। तो वैसा ही आप लोगों को बना दूंगा। और आइए, तो हम लोगों ने पहले प्रकाश का परावर्तन को स्टार्ट किया था, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। उसको कंटिन्यू करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देर करे हुए चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरे लिए जो मोटिवेट है वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि आज जितना हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे मेरी काम करने की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप सभी चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो मैंने परावर्तन और अपवर्तन, पहले तो लाइट पढ़ाया, फिर परावर्तन और अपवर्तन में अंतर बतलाया था, और उसके बाद कुछ प्रकाश हम लोगों ने पूरा खत्म शायद कर लिया था, देखता हूँ। लेकिन आज कुछ और पढ़ाऊंगा मैं हट के। आज परावर्तन का नियम पढ़ाऊंगा। तो जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वैसे नहीं, एकदम मतलब अलग हट के। आप मैं लिखूंगा ज़्यादा नहीं यहाँ पर, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग बुक से लिख लीजिएगा या कहीं से लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। मैं आप सभी को केवल समझाऊंगा। तो मैंने बताया था कि परावर्तन क्या होता है। तो कोई भी जो चमकीली सतह है, कोई भी समतल समतल सतह से, चमकीली सतह से प्रकाश की किरण टकराता है और फिर टकरा कर वापस लौट जाता है, उसे ही परावर्तन कहते हैं। देखो, आसान भाषा में समझाता हूं। ये क्या है? ये दर्पण है। मैंने बताया था कि दर्पण कैसे बनता है। मैंने बताया था कि दर्पण कैसे बनता है। तो एक हम ग्लास लेते हैं, क्या ग्लास है। अब ये ग्लास को हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन हमें तो आर पार देखना नहीं, हमें तो प्रतिबिंब बनाना है। क्लास में आपको बताया हूं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये मैंने नॉर्मल ग्लास ले लिया, पर यहां से मैं प्रकाश लाऊंगा तो ये तो पार कर जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ग्लास है। पर यही अगर इसको मैं पेंट कर दूं, दीवार खड़ी कर दूं, बाहर से मैं पेंट कर दूं, तो बाहर से मैंने पेंट कर दिया और मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे इधर की चीज नहीं दिखाई देगा, मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वही जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण, तो यहाँ से इस सतह से टकरा कर और इस दिशा में लौट जाएगी। क्या? इस दिशा में लौट जाएगी। इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे परावर्तित किरण। अब देखो, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, प्लेन। मैंने एक समतल दर्पण बनाया और प्रकाश की किरण को ले आया। क्या? प्रकाश की किरण को ले आया, और जैसे ही प्रकाश इस सतह से टकराया, जैसे ही प्रकाश इस सतह से टकराया, और मैंने पहले से ही बाहर से पेंट कर दिया है, पहले से ही बाहर से पेंट कर दिया है। फिर यहां से आया प्रकाश और यहां से टकराया, तो इस इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैंने दीवार खड़ी कर दी है। तो ये यहां से टकराएगा और चला जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। जहां पर टकराती है प्रकाश की किरण, तो इसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है, वो पहला नियम क्या कहता है कि जो ये पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण
और परावर्तित किरण, क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यहां से एक काल्पनिक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। क्या काल्पनिक रेखा, ये क्यों खींचा जाता है अभी आगे बताऊंगा, जब दूसरा नियम पढ़ाऊंगा तो। अभी इतना समझ लो कि यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो देखो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या क्या मैं बोला, आपतित किरण, फिर जाने वाली आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जहां दोनों का ओवेनिष्ट है, उसका जो आपतन बिंदु है, ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा गया अभिलंब, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, बस बता रहा हूं, याद रख लेना। आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, अब दोनों का घनिष्ठ जो बिंदु आपतन बिंदु है उस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। क्या अब फिर से यहीं पर याद करवा दूंगा आपको। आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आने वाली आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कैसी है, एक ही तल में है, ये भी एक तल, ये भी, इसे ही प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम कहते हैं। ये पता चल गया कि प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम यही है। अब दूसरा नियम इंटरेस्टिंग है, दूसरा नियम इंटरेस्टिंग है, उस पे सवाल भी आता है, उस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है उस न्यूमेरिकल को। देखो मैं समतल दर्पण बनाता हूँ, क्या समतल दर्पण, और मैंने आपतित किरण लाया और परावर्तित किरण, आपतित किरण लाया और परावर्तित किरण जा रहा है। यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, मान लो इसको O, ये आपतन बिंदु है। पहले मैं बता चुका हूं कि ये सब इसके, यहां पर मैं नेम ड्रॉ नहीं करूंगा। देखो यहां से आई आपतित किरण, गई परावर्तित किरण। अब हमें एक नियम होता है, दूसरा नियम बताता हूं। जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो होता है कोण I बराबर कोण R। अब ये कैसे, तो आने वाली जिस डिग्री के कोण पर आपतित किरण आती है उसी डिग्री के कोण पर परावर्तित किरण जाती है। जितने डिग्री के कोण पर आपतित किरण आएगी उतने डिग्री पर ये परावर्तित किरण जाएगी। तो कोण I बराबर कोण R, ये कोण क्या है, आपतन कोण, ये क्या है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब ये आपतन कोण परावर्तन कोण, अभी मैंने पहले क्या बताया कि अविलंब होता है बीच में। अब ये अविलंब क्यों हम लोग डालते हैं, जो काल्पनिक नॉर्मल लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसे हम क्यों लाते हैं यहाँ पर, उसी को बताता हूँ। देखो जब यहाँ से प्रकाश आएगी और जाएगी तो ये किसी न किसी कोण पर, किसी न किसी कोण पर, ये किसी न किसी कोण पर जरूर, ये कोण यहाँ से, अगर दूसरा नियम कहता है कि कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो जिस कोण पर ये आई उसी कोण पर इसको जाना है और हमें वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है कि किस कोण पर आपतित किरण आती है और किस कोण पर जाती है। जितना जाहिर सी बात है जितना पाएगी उतना पर जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो हम यहाँ से तो नाप नहीं सकते। ये क्या, ये कोण हुआ आपतित किरण और ये कोण हुआ नहीं, ये तो तल है, तल से हम कैसे माप सकते हैं। कोई भी अगर कोण मापना हो तो तल से हम कैसे माप सकते हैं, तो तल से हम नहीं माप सकते। तो
इसके लिए हमें एक नॉर्मल लाइन काल्पनिक रेखा ड्रॉ करना होता है, ये जिसे अभिलंब कहते हैं हम, क्या अभिलंब है, इसी को हम लाएंगे तब जाकर इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये कोण यहाँ से हमें तो वैल्यू निकालना है, मापना है, कोण मापना है, तो यहाँ से ये कोण का हुआ I, ये कोण का हुआ R। अब समझ में आया कि क्यों हम अभिलंब डालते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है कोण, किस कोण पर आ रहा है, किस कोण पर जा रहा है, और हमें एक बार पता चल गया कि किस कोण पर आ रहा है तो ये भी हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस कोण पर जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने अभिलंब डाला। अब देखो एग्जाम वाले क्या करते हैं, यहाँ पर ट्विस्ट लाते हैं और आपसे गलती करवाने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। ये ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, और मैं जब पढ़ता था अपने टाइम पर तो मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऐसे समझाया ही नहीं गया था। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ से मैं अगर पूछ दूं, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखो देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कैसे आपको सोचना है, कैसे हल करना है, ये आज आपको सिखाऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक समतल दर्पण है, क्या है, एक समतल दर्पण, आने वाली ये प्रकाश है, ये 30 डिग्री पर आती है, 30 डिग्री पर, मान लो मैंने अपने से वैल्यू रख लिया 30 डिग्री पर आती है, तो परावर्तन कोण बताओ। लिखेगा कि समतल जो दर्पण, आपतित किरण समतल दर्पण तल के साथ है, आपतित किरण तल के साथ, ये क्या है, तल, समतल है, ये तल है, आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण। अब तुम्हें बताना है कि कोण आपतन कोण, कोण R बराबर बताओ, आपतन कोण बताना है। अब यहां से बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पहले समझो कि जो आपतित किरण है वो तल के साथ, ये क्या है, तल, तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो जो परावर्तित किरण है इसका कोण क्या होगा, ये नहीं पूछा कि परावर्तित किरण तल से या किस चीज से, हमें परावर्तित कोण, परावर्तन कोण का मान बताना है, कोण R का मान बताना है, और ये 30 डिग्री पर आ रही है। तो बहुत सारे लड़के, और मैं भी अपने टाइम पर पढ़ता था, तो यही कि आपतन ये आ रही है कोण I, इसे ये I मान लो कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये कोण I है और कोण R बराबर होता है, तो कोण I 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, तो कोण R बराबर 30 डिग्री। आंसर आ गया, और ये आंसर आया है आपका, पर ये गलत है, क्या है, गलत है, एकदम गलत, बहुत गलत। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है भैया, तो कैसे होता है बताइए जरा। अब देखो यहां से हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि तल से बना रहा है, तल से, कहां से, तल से। अब तल ये है, हमें तो कोण मापने के लिए मैं बताया हूं अभी कि अभिलंब नॉर्मल लाइन, हमें काल्पनिक रेखा ड्रॉ करना होता है। तो यहां से हमने काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर लिया, ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। और हमें यहाँ पर पता है, हमें बताया गया है कि कोण I जो होता है ये होता है, कोण I ये होता है, और ये कोण R होता है। हमें इस चीज का वैल्यू निकालना है, इसका कोण R का, और दिया है हमें 30 डिग्री, इसका तल के साथ है, ना I हमें पता है, ना R पता है, लो ना। अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ना ये कोण I दिया है ना R दिया है, और बोल रहा है R निकालने के लिए,
तो हाँ, यही आपसे काम करवाएगा। यही इतना हल्का सवाल थोड़ी देगा कि 30 डिग्री है तो कोण आई बराबर कोण आर, इतना बताओ, ऐसे नहीं पूछता है। पूछेगा यहाँ से इतना दिया है और बताना है ये, तो बताता हूँ कैसे इसको हल करते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान, दुनिया में इससे आसान हो ही नहीं सकता। बस आपको समझने की देर है। आपने एक बार समझ लिया तो इससे दुनिया में आसान कोई चीज नहीं हो सकता। अगर आपने समझने की प्रवृत्ति नहीं है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, तो दुनिया से कठिन चीज आपके लिए यही कोई नहीं हो सकती, यही होगी। लेकिन आपको आसान बनाना है तो समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले ये बनाया, फिर ये, अभी बहुत धीमे धीमे आराम आराम से चीजों को बता रहा हूँ। इसको ये 100% आएगा, इसको गलती नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में ये आता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा 2 नंबर में कि बनाओ, तो उसको डिटेल से बनाएंगे, लिख लिख कर, कोण आई बराबर कोण आर, ये कोण ए बी सी, ऐसे ड्रॉ कर कर, मतलब ए बी सी डी नाम रख कर, वो आपको आता है। देखो, हमें तो ये कोण आर निकालना है, तो ये है तल, क्या है तल, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, क्या है, ये अभिलंब है। अब आप सभी को ये पता होगा, एक चीज पूछता हूं, मैथ पूछता हूं, मैथ, ये तो आना चाहिए। ये है, ये अपने तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। लंबवत रेखा, किसी एक अक्ष के लंबवत रेखा, एक अक्ष के लंबवत रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण। कितना? 90 डिग्री का कोण। तो ये जो अभिलंब है, यहां से लेकर यहां तक, ये 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। क्योंकि हमें पता है, हम लोग का मैथ इतना कमजोर नहीं है, हम लोग को मैथ आता है। हमें पता है कि जो एक अक्ष एक रेखा दूसरे रेखा के लंबवत हो तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण। तो ये बना रहा है 90 डिग्री का कोण, तो ये भी तो अभिलंब है, लंब, अभिलंब ही लंब है, काल्पनिक रेखा है, नॉर्मल लाइन है। तो ये तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण। अब देखो, हमें इतना भाग दिया है 30 डिग्री, ये पूरा भाग है 90 डिग्री, पूरा भाग यहां से लेकर इन दोनों का मिलाकर 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है। और हमें निकालना है ये, क्योंकि ये निकल गया तो हमें पता है कोण आई बराबर कोण आर, ये जितना उतना ही ये, तो ये हमें निकल गया तो ये हमसे निकल जाएगा। तो हमें यही निकालना है। तो देखो, इसको हम नाम धर देता हूं x, मानता हूं, जैसे मैथ में माना जाता है, तो मैंने मान लिया x। अब ये जो x है, x प्लस i, ये कोण i और x, और दोनों का मिलाकर 90 डिग्री है। देखना, समझना, मैथ में तुम लोग जानता हूं बहुत तेज हो तुम लोग मैथ में तुम लोग बहुत तेज हो, तो यहां पर कोई गलती नहीं करेगा। अब देखो, ये दोनों का मिलाकर है 90 डिग्री, और ये अकेला है, ये भी अकेला है। तो ये कोण i है, ये कोण x है, ये x से ये i, इन दोनों का मिलाकर 90 डिग्री का कोण बन रहा है अभिलंब से। देखो, बहुत यहाँ पर, इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई गलती नहीं करेगा। यहां से 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमें पता है x का मान 30 है, x का मान 30 डिग्री का कोण जो तल के साथ है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें कोण i निकालना है, और दोनों का वैल्यू है 90 डिग्री। ये वैल्यू दिया नहीं रहेगा, ये आपको सोचना है कि ये 90 डिग्री का होता है, ये सबको पता होगा 90 डिग्री का लंबवत होता है। तो यहां से हमें वैल्यू निकालना है i का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 90 - 30, i बराबर 16 डिग्री। अब बताओ, i का हमें वैल्यू 16 डिग्री मालूम चल गया, तो ये कोण r क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आंसर। जितना डिग्री पर ये आ रहा है उतने डिग्री पर ये गुजरेगा, तो ये 60, तो ये भी 60। अब पता चला, हमें क्वेश्चन में वो उलझा सकते हैं, लेकिन हमें उलझना नहीं है,
हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, हमें आता है कॉन्सेप्ट चीजों का आता है कि लंबवत है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एक दूसरे का लंबवत है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और हमें तल के साथ 30 डिग्री का कोण दिया है तो हम घटा कर निकाल लेंगे, कोण आई और कोण आर बराबर कर देंगे, तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 मार्क्स, 1 नंबर में 100% पूछेगा। और आपको ऐसे ऐसे चीजों में, मैं जब पढ़ता था तो ऐसे मुझे कोई नहीं समझाया, ऐसे चीजें स्कूल में नहीं समझाया जाता है, ऐसे चीजें स्कूल में नहीं समझाया जाता है। मुझे आज तक नहीं पता था, मैं जब एग्जाम दिया तो मुझे नहीं पता था कि ये परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है, हमें ये नहीं पता था। हाँ बस डिफिनीशन मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता कभी चला कि इस दोनों में अंतर क्या है, कोई हमें दोनों को एक जगह लाकर समझाया ही नहीं। और ये भी हमें, मैं जो क्वेश्चन बैंक देखता था, मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ता था तो उसमें ऐसे ऐसे चीजें दी रहती थी कि तल के साथ बना रही है, और मैं जब सॉल्व करता था कि कोण आई बराबर कोण आर, तल के साथ दिया है मैं बराबर कर देता था कोण आर, तो मैं सोचता था कि इतना मेरा वैल्यू आ रहा है और इसमें आंसर जो है इतना दिया है, तो मुझे चीजें का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, ऐसे हम लोगों को कोई सिखाया ही नहीं था। तो पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं तो गलती नहीं करना है, एक बात ठान लो, गलती नहीं करना है। पूछता हूं न्यूमेरिकल इसी पर पूछता हूं, यहीं पर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं कि आप लोगों को एकदम याद रह जाएगा, ये आप सभी को याद हो जाएगा, चीजें आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्कूल जाते होंगे या कोई ऑफलाइन ट्यूशन जाते होंगे, यहाँ पर समझना है कुछ चीजें, एक्स्ट्रा नॉलेज आप सभी को, परिभाषा ये सब किताबी ज्ञान सभी को पता है, लेकिन हमें तो एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसे हम समझ सकते हैं, तो उसी को हम समझा रहे हैं। यहाँ पर लिखूंगा ना मैं चीज, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और समझ नहीं पाते हम लोग। तो चलो आओ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। देखो मैं पूछता हूँ कि ये तल है ये, और यहाँ से आपतित किरण आ रही है और परावर्तित किरण। मेरा सवाल है कि ये तो अभिलंब आप सभी को पता होगा, ये है 20 डिग्री, तो हमें बताना है कि आपतन कोण 20 डिग्री से, अभिलंब से 20 डिग्री का कोण बना रहा है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, कोण I बराबर 20 डिग्री, ये I है, और R बराबर, कोण R बराबर 8, बताओ इसमें तो देरी ही नहीं होना चाहिए, इसमें देरी ही नहीं होना चाहिए, बेसिक ये पूछा ही नहीं जाएगा, ये बहुत बेसिक लेवल का है, ये पूछा ही नहीं जाएगा कि जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण, तो ये कितना होगा 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, ये पूछा ही नहीं जाएगा। तो दूसरा, ये तो सब ये लोगों ने बना लिया होगा। दूसरा कि तल है, तल के साथ ये जो, देखो तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें बताओ कि परावर्तन कोण तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, परावर्तन कोण हमें ये बताना है, क्या ये बताना है। तो परावर्तन कोण तल के साथ कितना कोण बनाएगा, बताओ कितना कोण बनाएगा, बताओ ये आपतन कोण जो है वो तल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का बनाएगा, ये जो परावर्तन कोण है कितने डिग्री का बनाएगा, तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा, क्या होगा 60 डिग्री का कोण, क्योंकि ये जितना पाएगा ये भी तल से बना रहा है, ये भी तल से बना रहा है। हमने ये नहीं पूछा है कि परावर्तन कोण कितना होगा, मतलब परावर्तन कोण हमने नहीं पूछा, हमने पूछा कि परावर्तन कोण तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपतन कोण तल के साथ है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो परावर्तन कोण तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 60 डिग्री का, क्योंकि जितना ये होगा इतना ही ये होगा, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये दूसरे के
बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैथ्स 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 लगा, यहाँ पर मैथ लगेगा, मैथ्स। अब यही मैं पूछ दूं, इसे हटाता हूं और मैं पूछ दूं कि यही परावर्तन कोण कितना होगा। परावर्तन कोण हमें निकालना है। अब परावर्तन कोण कहां से मापा जाता है? तो अभिलंब से। तो हमें पहले एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करना होगा अभिलंब में। अब ये वाला क्या हुआ? परावर्तन कोण r। अब ये हमें वैल्यू निकालना है और हमें ये दिया है तल के साथ। हमें पता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमें कोण I निकालना है, हम इसे x मान लेते हैं। तो x प्लस I बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। ये दोनों का योग ये 90 डिग्री होगा। एक कोण है और दूसरा कोण। अब पूरा देखो, पूरा वैल्यू 90 डिग्री है और ये दोनों का योग 90 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण इसके अंतर्गत हैं, इसके अंडर में है, इसके अंडर में है। देखो मेरे पास टोटल वैल्यू, मेरे पास टोटल रुपया 90 रुपया है। टोटल रुपया मेरे पास 90 है और मुझे दो लोगों में डिवाइड करना है। मतलब दो लोगों को मैंने बांट दिया, एक को 20 और एक को 14। तो ये तो ऐड होगा ना, ये दोनों ऐड होगा। वो दोनों का मिलाकर मेरे पास है 90 रुपीज और एक के पास 20 है, एक के पास 14 है, हम 3 हैं। तो ये दोनों का मिलाकर मेरे पास इतना है। तो ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये कोण x हो जाएगा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और प्लस कोण I हमें निकालना है और 90 है। तो कोण I बराबर 90 माइनस 60, तो कोण I बराबर 30 डिग्री। अगर हमें कोण I निकल गया तो हम जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R। जितना ये वैल्यू उतना ये वैल्यू, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पता चल गया? बन गया? आई होप कि सभी लोगों का आंसर मैच किया होगा, सभी लोगों का आंसर मैच किया होगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी बहुत सारा। देखो समतल दर्पण, आपतन कोण अभिलंब से बना रहा है। कितना डिग्री का कोण? मान लो 45 डिग्री का कोण अभिलंब से। तो हमें बताना है कि परावर्तन कोण तल से कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ये तल से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, हमें ये वैल्यू मान लो, इसको मैं दे देता हूं, ये y बराबर वाट। हमें बताओ ये वैल्यू कितना होगा, जल्दी से, फिर मैं बताता हूं, मैच करना। देखो हमें ये पता है 45 डिग्री का कोण होता है और ये क्या है? कोण I और ये कोण R। तो कोण I बराबर कोण R, जितना वैल्यू 45, तो कोण R बराबर कितना? 45 डिग्री। जितना ये उतना भी ये 45 डिग्री। हमें तो ये निकालना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूरा का पूरा कितना? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हमें y निकालना है। तो ये जो कोण R है वो प्लस कोण y बराबर 90 डिग्री है। देख लो ये कोण y और कोण R दोनों एक दूसरे जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो 90 डिग्री का कोण, ये कोण और ये कोण मिलकर ये बड़ा वाला कोण बना रहा है। तो ये कोण और ये कोण मिलकर ये बड़ा वाला 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण R बराबर 45 डिग्री प्लस कोण y बराबर 90 डिग्री। तो कोण y बराबर ये 45 में से 90 घटा दो, 90 में से 45 घटा दो तो कितना? 45 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का। और हमें ये स्पष्ट दिख रहा है, जिसका मैथ्स ये तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि लंब है और यहाँ से कोई रेखा जा रही है। देखो ऐसा ही चित्र है ना, लंब, और ये कोण 45 डिग्री दिया है और ये 90 डिग्री का होता है। एक पूरा 90 है तो एक 45 का बन रहा है, ये समद्विभाजित करेगा तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो बहुत आसान लेवल का सवाल था, आसान लेवल का। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों पढ़ा दिया है, बस लिखवाया नहीं है। आप लिख लीजिएगा कि
फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और मैं बता दिया कि ये जो न्यूमेरिकल आएगा तो ये आप डेफिनेट हल कर सकते हैं। तो अब आगे का, अभी मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, कल लिखवा दूंगा ये चीज़, अगर टाइम मिला तो कल लिखवा भी दूंगा, लेकिन आज समझा देता हूँ। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दर्पण के बारे में। मैंने तो समतल दर्पण बता दिया, समतल दर्पण आप लोगों को पता चल गया। अब पता चलना है कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। अभी समतल दर्पण पूरा खत्म नहीं हुआ है, मैं खत्म करवाऊंगा, लेकिन आज लिखूंगा नहीं, मैं कुछ आज उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गोलीय दर्पण का, बहुत ही मजा आने वाला है, फील करिएगा, फील। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो गोलाकार, क्या होगा, गोलाकार। ये क्या है गोलीय दर्पण, ओह माय गॉड, ये क्या है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। अब देखो ये गोलीय दर्पण है, ये दर्पण कहाँ है, ये तो गोला मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये गोलीय दर्पण कब से हो गया, मैं ऐसे लिख दूं कि ये दर्पण कब से हो गया, कब से ये दर्पण हो गया। तो इसे दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेंट करना पड़ेगा, दीवार खड़ा करना पड़ेगा। तो हमने इसको इधर से पेंट कर दिया, इधर से पेंट कर दिया, और इसको इधर से, क्योंकि हमेशा राइट साइड से पेंट करना है, हमें याद रखना, हमेशा राइट साइड से। कहां से, राइट हैंड ये है मेरा, तो हमने राइट साइड से, इधर से भी किया, इधर से भी, राइट साइड से, लेफ्ट नहीं करना है, नहीं तो फिजिक्स उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स का नियम का पालन करवाना है, तो हमें राइट साइड से इसे पेंट करना है। जब हमने इसको पेंट कर दिया तो देखो ये भी एक दर्पण बन गया और ये भी एक दर्पण बन गया, ये भी एक दर्पण बन गया और ये भी एक दर्पण बन गया, और इसका केंद्र मान लो O, इसकी त्रिज्या R, त्रिज्या R और केंद्र O, त्रिज्या R केंद्र O, ये सबको पता होगा। मैंने पेंट किया तो देखो ये गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण का यूज कहाँ कर सकते हैं, किस चीज में हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं यूज, इसका कैसे हम कर सकते हैं यूज गोलीय दर्पण का, गोला एक गोलीय दर्पण, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इधर से देखो ये गोला ऐसे मत समझना, ये गोला ऐसे समझना कि मैं इधर से देखूं, इधर से, तो मैंने इधर से पेंट किया है, ऐसे प्रकाश आए अगर तो ये यहाँ टकरा कर पुनः इसी में लौट जाएगा। परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम का पालन करते हुए ये यहाँ से आएगा, इधर से मैंने पेंट कर दिया तो ये पार नहीं कर पाएगा, यहाँ से पुनः इधर लौट जाएगा। फिर देखो, फिर यहाँ से प्रकाश हमने लाया, यहाँ से प्रकाश हमने लाया और हमने बाहर से फिर पेंट किया है। देखो राइट साइड से ये भी पेंट किया है, राइट साइड से ये भी पेंट किया है, हमेशा राइट साइड से ही पेंट करना है, राइट साइड से ही लेप चढ़ाना है। तो यहाँ से प्रकाश आया, ये भी निकल गया, ये परिवर्तन के नियम का पालन कर दिया, ये भी और ये भी। और यहाँ पर अगर मैं लाऊं तो ना, यहाँ पर मैंने तो पेंट नहीं किया है तो ये तो परिवर्तन का नियम का पालन नहीं करेगा, ये तो सीधा सीधा अपवर्तन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या किए, साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी व्याख्या दी उन्होंने क्या किया, न्यूटन साहब ने या जो भी, इसको बीच से काट दिया, ऐसे बीच से काट दिया ऐसे। अब देखो तो इसको जाना पहचाना ये लग रहा है, बताओ। अब तुम लोग कहोगे यार ये तो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। हाँ वही है, ये अवतल ये उत्तल है, ये अवतल और ये उत्तल है, अवतल। देखो ये अवतल,
हमने एक गोलीय दर्पण से दो दर्पण बना लिया, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। हमने एक गोला लिया, गोला और दोनों राइट साइड से पेंट किया और पेंट कर कर बीच से काट दिया, बीच से काट दिया और बीच से काटने के बाद दो दो दर्पण बना लिया, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। देखो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये तो मैंने पेंट किया है, ऐसा मत समझना। काफी स्टूडेंट ऐसा भी समझ लेते हैं, क्या समझेंगे कि ये धंसा हुआ है, ये चीज को लेकर चलते हैं, ये कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर लिप चढ़ाया है, यहाँ पर बस पेंट किया है, ये कुछ नहीं है, इसे वैल्यू ही नहीं हमको देना है, बस हम इसलिए इसको पेंट करते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बन सके, ये परावर्तन का नियम का पालन कर सके, ये अपवर्तन ना हो पाए, इसीलिए हमने इधर से पेंट किया है, इसको वैल्यू नहीं देना है। परावर्तक सतह तो ये है, परावर्तक सतह ये है हमारा, प्रकाश की किरण यहां से आएगी और ये है परावर्तक सतह, यहां से टकरा कर, ये तो कलई है, ये क्या है? कलई है, यहां से टकरा कर ऐसे निकलेगी, ये समझना। और हमेशा पेंट करना है राइट साइड से, परावर्तक सतह लेफ्ट साइड से। इसका भी परावर्तक सतह राइट साइड से हमने पेंट कर दिया। अब समझो कि ये परावर्तक सतह, कोई समझ लेगा नहीं, ये जो उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ ये परावर्तक सतह हुआ, यहां से किरण लौटेगी। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो ये क्या है? अवतल दर्पण, ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ है। और ये इस गोलीय केंद्र का, गोला का, ये गोला का केंद्र है। और केंद्र देखो, ये केंद्र, ये अब हमें तो प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब ऐसा बनाना है कि मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर अच्छा बने प्रतिबिंब। तो हमें फोकस नहीं, कोई कैमरा में फोकस मिला, फोकस तो हमें फोकस मिलाना पड़ता है। तो फोकस यहां से आएगी, ये अक्ष हो गया, ये मान लो अक्ष, यहां से ये अक्ष हो गया। अब यहां से आया प्रकाश की किरण, यहां से आई, प्रकाश की किरण यहां से आई। और अभी मैंने गोलीय दर्पण का भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये गोलीय दर्पण बनता कैसे है। ये दो गोलीय दर्पण, आखिर ये गोलीय दर्पण का उपयोग क्या है, ये क्या क्या होता है इस चीज से। तो अभी मैंने समझा दिया कि इसको क्या, एक गोला लिए और गोला को राइट साइड से दोनों साइड, यहाँ पर मैंने गोला को क्या किया, ये गोला लिया और इधर से भी और इधर से भी, मतलब दोनों साइड राइट साइड से पेंट कर दिया। और जैसे ही मैंने पेंट किया तो इसका परावर्तक सतह ये हो गया, इसका परावर्तक सतह ये एक परावर्तक सतह और ये एक परावर्तक सतह। और परावर्तन का नियम का पालन करवाना है, तो यहां से प्रकाश आएगी और यहां से टकराएगी और यहां से यहां चली जाएगी। और जैसे ही हम इसके मिरर में अपना चेहरा देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या प्रतिबिंब बन जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर परावर्तन का नियम का पालन हो रहा है। यहां से मैंने लाया और ये यहां से निकल जाएगी। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि गोलीय दर्पण को हमने बीच से काटा और दो भाग में बांटकर और दो दर्पण बना लिया। क्या? दो दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। देखो इसको मत समझ लेना तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि ये सतह हो जाएगा, ये सतह नहीं होगा, ये तो पेंट किया, इसे वैल्यू नहीं देना है, इसे वैल्यू, ये बस हमने पेंट किया है। क्यों? किस लिए? कि हमारा प्रतिबिंब बन सके, इसीलिए हमने इधर से पेंट किया है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं इसका रोल है इसमें। परावर्तक सतह ये हुआ, ये धंसा हुआ जो है ये हुआ। तो अवतल दर्पण का परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। देखो ये धंसा हुआ है, और कभी इधर से पेंट मत कर देना क्योंकि फिजिक्स उल्टा हो जाएगा, फिर तुम लोग नया नियम बना दोगे। तो इसको हमेशा राइट साइड से, हम लोग अपने गांव में किस साइड से चलते हैं? लेफ्ट साइड से। याद रहता है कि हमें लेफ्ट साइड चलना है, हमारा साइड कौन सा है? लेफ्ट है, लेफ्ट हमारा साइड है। हम राइट चलेंगे तो अगर कहीं पकड़ा गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर हम अपोजिट साइड, गलत साइड में जा रहे हैं और किसी को कोई भी छोटा मोटा या कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाता है।
क्योंकि आप रॉन्ग साइड चल रहे हो। तो इसीलिए हमें रॉन्ग साइड नहीं चलना है, हमें वो तो लेफ्ट हो गया, हमें यहाँ पर राइट साइड से ही पेंट करना है। ये बात का ध्यान रखना तुम लोग, कभी भी पेंट करना तो राइट साइड से, न कि लेफ्ट से। लेफ्ट तो प्रवर्तक सतह हो गया, ये प्रवर्तक सतह। देखो ये जो गोलीय दर्पण है, हम लोग इसमें अपना चेहरा क्यों नहीं देखते हैं? ये दर्पण और ये दर्पण, इसमें हम लोग अपना चेहरा क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि ये महंगा होता है। कैसे महंगा होता है? अब देखो ये गोला को हमने लिया, गोला को हमने लिया और गोला को पहले इसको मैंने पेंट किया इधर से, फिर हमने पेंट किया इधर से। अब इसे दो दर्पण बनाना है, अवतल और उत्तल, तो इसे हमें अलग करना पड़ेगा, यहाँ से चीजों को काटना पड़ेगा। ये जो बीच का भाग है इसे काटना पड़ेगा, और गोला को काटने में बहुत कठिनाई होती है, वो चूर चूर भी हो सकता है, ये टूट भी सकता है। अगर हमें पूरा प्रॉपर तरीका से बनाना है तो इसे हमें बिना कुछ नुकसान किए हुए इस भाग को निकालना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी इस भाग को निकालने में कठिनाई होती है, ये चूर चूर हो जाता है, इसीलिए ये महंगा होता है। और समतल दर्पण में एक समतल दर्पण लाओ, एक साइड से पेंट करो, वो मिरर हो गया। एक समतल ग्लास लाओ, एक साइड से पेंट करो, वो मिरर हो गया। लेकिन इसे बनाने में कठिनाई होती है, इसीलिए हम लोग, ये महंगा होता है, हम लोग इसका शीशा का यूज नहीं करते हैं। और इस सब ज्यादातर वाहनों में उपयोग किया जाता है, और जैसे हजामत बनाने में, दाढ़ी वाड़ी बनाने में, इस सब का आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको। अभी मैंने केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया। तो आज हम लोगों ने प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पढ़ लिया, और जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उसे हम लोगों ने क्लास कर दिया। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे का जो पार्ट है आगे की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, क्या मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहिए, और खुश रहिए, और प्यार बांटते रहिए।